नमस्कार दोस्तों, रुत एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल, जो टॉपिक का नाम है सॉइल एंड इट्स टाइप, यानी भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार के बारे में। कौन कौन से मिट्टी हैं और कौन कौन से इसके प्रकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के लिए और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो जो हमारा ICAR है यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की कुल 8 मिट्टियों की खोज हुई है। उनके अनुसार 8 मिट्टियाँ पाई जाती है। तो कौन कौन से हैं मिट्टी, चलते आगे देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। इतने 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो है वो भारत में मिलती है। इसमें हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में ये सारा कंप्लीट करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत में जितनी तरह की मिट्टियाँ हैं उनमें इन 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 3 चीज़ों की कमी, सभी मिट्टियों में कुछ ज़्यादा कमी कुछ कम कमी, लेकिन इन 3 चीज़ों की कमी भारत की मिट्टियों में पाई जाती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। ठीक है, तो आने हम देखते हैं आगे कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाले प्रमुख 4 मिट्टियाँ हैं। यानी भारत में किस सबसे ज़्यादा जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस मिट्टी का है। तो पहला स्थान है जलोढ़ मिट्टी का, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाता है। दूसरा काली मिट्टी का है और तीसरा लाल मिट्टी भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और चौथे स्थान पर लेटेराइट मिट्टी है। ये 4 प्रमुख मिट्टी हैं। और भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं लेकिन कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो उसको बाइफरकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये 4 मिट्टी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर समझ में आता है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी भारत में है, काली मिट्टी उसके बाद है, लाल मिट्टी है और लेटेराइट मिट्टी है। तो हम इन 8 मिट्टियों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आगे देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के अन्य नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सिलेबस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस में 10th के सिलेबस में कुछ ही नाम दिए गए हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल के हिसाब से इसे देखिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी के प्रकार, तो मैं आपको अंग्रेजी में एक बार इसके नाम बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी को अलुवाइवल सॉइल बोलते हैं, काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल, लाल और पीली मिट्टी को रेड सॉइल बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी को लेटेराइट सॉइल ही बोलते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी को डेजर्ट सॉइल, वन मिट्टी को फॉरेस्ट सॉइल, पीट एवं दलदली मिट्टी को ब्लैक एंड मर्श सॉइल, लवणीय एंड क्षारीय मिट्टी को सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल कहते हैं। तो इसके अंग्रेजी नाम हो गए, लेकिन इन मिट्टियों के और भी नाम हैं। कुछ मिट्टियों के लोकल भी नाम है, कुछ मिट्टियों के वाइड रेंज में भी नाम है। जैसे जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी कहते हैं या दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कछार मिट्टी भी कहते हैं। तो इसके जलोढ़ मिट्टी को 3 नाम और भी हैं, काप मिट्टी, दोमट मिट्टी और कछार मिट्टी। प्रश्न अगर आएंगे कि दोमट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है या दोमट मिट्टी किसे कहते हैं, ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी होगा तो वहाँ पर आप टिक लगा दें। फिर काली मिट्टी को रेगूर और रेगुड़ भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं और लावा मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि लावा से ही बन के आता है। केरल में काली मिट्टी के अलग नाम है, जिसे शाली कहते हैं, और उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल कहते हैं। ये बहुत फेमस नाम है कि उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी को लोकल नाम है, जैसे छत्तीसगढ़ में लाल और पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी को बलुई मिट्टी, बलुआ मिट्टी भी बोलते हैं, बलुई मिट्टी भी बोलते हैं।
मरुस्थलीय मिट्टी को रेतीली मिट्टी कहते हैं। वन मृदा को बागवानी मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में इस मिट्टी में वन मृदा मिट्टी में झूम की खेती की जाती है। पीट और दलदली मिट्टी में जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहते हैं, यानी दलदली और पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। लवणीय क्षारीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, रेह मिट्टी भी कहते हैं, ऊसर मिट्टी भी कहते हैं, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिए यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में समझाने की कोशिश किया हूँ, अच्छे से बाइफरकेट करने की कोशिश किया हूँ, जिससे आपको बिल्कुल लर्न करने में, समझने में एक दूसरे से कितना अंतर है और हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल आपको अगर टेबुलर फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए समझना और लर्न करना। आगे और भी चीज़ें हैं जो टेबुलर फॉर्मेट में मैंने अरेंज करके आपको दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। जैसे भारत में पाई जाने वाले प्रमुख मिट्टियाँ निर्माण के कारक। तो ये मिट्टियाँ जो है प्रमुख मिट्टियाँ, वो कैसे बने हैं, उनके निर्माण के पीछे क्या क्या कारण है और क्या क्या कारक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कि जलोढ़ मिट्टी जो है मुख्यतः नदियों के निक्षेपण से बनता है, यानी नदियों के द्वारा लाए हुए मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और ये नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से लाती है मिट्टी को और मैदानी भागों में बिछा देती है, जैसे उत्तरी भारत का मैदान। तो ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। और नदियों के द्वारा जो हिमालय से प्रायद्वीपीय नदी से निकलकर जो मिट्टियाँ उत्तरी मैदान में जो आज तैयार हुआ है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों की मिट्टी है। और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ उत्तर भारत में प्रभावित होती है उसकी लाई हुई मिट्टियों से उत्तरी भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। इसके निर्माण में बालुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी की मिलने से भी होता है, यानी बालुई मिट्टी जो लोकल मिट्टी है और चिकनी मिट्टी मिल जाती है तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो अब अगला पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो काली इसलिए है क्योंकि ये लावा से निकला हुआ बसाल्ट चट्टान से बनी है। जब बसाल्ट टूटती है तो अपक्षय होती है, आपको पढ़ाया है, अपक्षय होती है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। यानी पहले ज्वालामुखी से लावा निकलता है जो ऊपर आता है, बसाल्ट कहते हैं उसे, आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कुछ जो लावा ऊपर आ जाता है उसे बसाल्ट कहते हैं, जो लावा नीचे रह जाता है उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। तो जो लावा ऊपर आता है बसाल्ट बन जाता है, जब वो बसाल्ट का अपक्षय होता है तो इस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसीलिए इसका रंग काला भी है। लाल मिट्टी ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से बनता है। ग्रेनाइट चट्टान कहाँ मिलता है? तो जमीन के नीचे। ठीक है। ये जो लावा जमीन के नीचे रह जाता है, ठीक है, उससे ग्रेनाइट चट्टान बनती है और जब ये टूटती है तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय शैल का उदाहरण है, यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है। ठीक है। दूसरा बात इसमें यह है कि जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो अधिक वर्षा के कारण भी लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व जो है अलग हो जाते हैं। इसमें उस मिट्टी का रंग पीला मिट्टी दिखाई देने लगता है। तो आप कभी कभी आप देखे होंगे कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी एक साथ लिखी होती है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी एक ही है। शुरू में लाल, फिर बाद में इसका रंग चेंज होकर पीली। इसके पीछे कारण अधिक वर्षा। अधिक वर्षा से क्या होता है? मिट्टी के रासायनिक तत्व जो है अलग हो जाते हैं और उसके रंग में फिर बदलाव हो जाता है। तो यहाँ लाल मिट्टी भी कह सकते हैं, लाल और पीली मिट्टी भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। अब चलते हैं लेटेराइट मिट्टी। ये लाल जैसा ही दिखता है, जब कोई भी चीज़ जंग लग जाता है तो कैसा दिखता है उसी मिट्टी का रंग। तो कहीं कहीं पर लाल भी होता है और कहीं कहीं जंग लगा हुआ लाल भी होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल मिट्टी जैसा होता है, लेकिन इसकी स्थितियां अलग है। इसमें भी वही है कि जब वर्षा अधिक होती है जिस क्षेत्र में, तो उस वहाँ पर मिट्टी से चूना पत्थर बहकर अलग हो जाता है। ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है
कि मिट्टी जब सूखता है तो बहुत कड़ा हो जाता है, क्योंकि चूना पत्थर अलग हो जाता है उससे। तो इस मिट्टी के निर्माण के लिए दो परिस्थितियां चाहिए। पहला तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए और अधिक गर्मी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इस मिट्टी का निर्माण फिर हो जाता है। आगे चलते हैं। भारत में विभिन्न जगहों पर पाए जाने वाली मिट्टियों के प्रकार, ये सारे मिट्टियों के प्रकार जो है और उसके भारत के क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे मिट्टियों का एक ही एरिया हो सकता है, एक एरिया में कई मिट्टी भी पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इसलिए मैंने इसे टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। जैसे जलोढ़ मिट्टी जो है निश्चित रूप से उत्तरी भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान, पूर्वी तट में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, एक लाइन है, और पश्चिमी तट में भी कहीं कहीं पर ये पाए जाते हैं। छोटा सा जगह है गोवा के पास, वहाँ पर एक जलोढ़ मिट्टी का जो एक संकीर्ण एक तरह से बोलिएगा एरिया जो है गुजरात तक आई है, जो नर्मदा और तापी की निचली घाटियों में पाई जाती है। उत्तरी गुजरात में भी एक इसका देखने को मिलता है कि वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इस मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती है। ये उत्तर भारत की मैदान है की नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र जो है आपको असम में जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव है ब्रह्मपुत्र के कारण है। सतलज पंजाब, गंगा उत्तर भारत, यमुना उत्तर भारत, तो ये सब उत्तर भारत की नदियां हैं जो उत्तर भारत का निर्माण जलोढ़ मिट्टी के द्वारा करती रहती है। आगे चलते हैं। ये मिट्टी दक्षिण भारत में आई। अब यह मिट्टी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी के डेल्टा में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसीलिए दक्षिण भारत में अगर पूर्वी तट पे देखेंगे, क्योंकि ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो मिलने के पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है, एक जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, जिसके कारण वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाता है। जलोढ़ मिट्टी का एक छोटा सा बेल्ट भी है इन नदियों के कारण। काली मिट्टी तो निश्चित रूप से दक्कन ट्रैप, मालवा के पठार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं, और सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। लाल और पीली मिट्टी या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी मिलती है। तो आपने देख लिया कि काली मिट्टी कहीं कहीं और लाल और मिट्टी की जगह जो है लगभग कई ऐसी जगह है जो सेम हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, ये उत्तरी भारत का मैदान भी है, जलोढ़ पंख भी है, जलोढ़ मिट्टी का एरिया भी है, और लाल और पीली मिट्टी का भी एरिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में काली मिट्टी भी है और लाल और पीली मिट्टी भी है। तो इस तरह से मैंने टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिया ताकि आप एक नज़र में इसे इनमें अंतर को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो ये लेटेराइट मिट्टी जो है तमिलनाडु के पहाड़ों के भागों में और निचले क्षेत्रों के भागों में, जैसे कर्नाटक, केरल राज्य के चौड़ी समुद्र तट पर या महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में, पश्चिम बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा हर हालत में। आगे चलते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, तो ये तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि जहाँ मरुस्थल है उसके आसपास यानी कुछ भाग दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। वन मृदा, वनों के पास या पहाड़ों के पास, निश्चित रूप से इसे याद रखना बहुत ही आसान है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। पीट और दलदली मिट्टी, ये मिट्टी केरल, तमिलनाडु के तटों पर जहाँ पर जल जमाव होता है वहीं पर पीट और दलदली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जहाँ पर जल की निकासी नहीं होती है। जैसे आप सुंदरवन डेल्टा के बारे में पढ़े होंगे, बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में,
वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट वहीं होता है जहाँ पर दलदली मिट्टी होती है, जहाँ पर पानी का निकास नहीं होता है। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि पानी का निकास कहाँ कहाँ नहीं होता। तो केरल तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण और सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल दलदली मिट्टी पाया जाता है। ज्वार क्षेत्रों में ज़्यादातर दलदली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ज्वार का पानी भरता है, फिर वापस जितना जाना है वहाँ पर नहीं जा पाता, तो वहाँ पर दलदली मिट्टी का निर्माण करता है। अगला है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी ज़्यादातर वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, क्योंकि अधिक सिंचाई एक लैंड डिग्रेशन, सॉइल डिग्रेशन के कारण बनते हैं। तो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ हरित क्रांति वाला क्षेत्र है, यहाँ हरित क्रांति क्यों लिखा गया है, क्योंकि हरित क्रांति का मतलब है कि वहाँ पर अलग तरह के बीजों का उपयोग किया जाता है अधिक से अधिक पैदावार को बढ़ाने के लिए, और उन बीजों के अलावा ज़्यादा सिंचाई की सुविधा उनको रखनी पड़ती है, जहाँ ज़्यादा सिंचाई की, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो उससे क्या होता है, उस मिट्टी में क्षारीयपन आ जाता है, लवणीय आ जाता है, क्योंकि मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं, और अधिक रासायनिक पदार्थ को यूज करने से जो है वो मिट्टी के जो पोषक तत्व है, जैविक पदार्थ है, वो खत्म हो जाते हैं। तो मिट्टी लास्ट में लवणीय और क्षारीय बन जाती है। ज़्यादातर हरित क्रांति वाला क्षेत्र कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, वहाँ पर लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में मिट्टी के अनुसार फसल, कौन कौन से मिट्टी में कौन कौन से फसल होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में आलू, गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहन, फल और सब्जियां लगभग सभी तरह के हो सकते हैं। ठीक है। काली मिट्टी में मुख्य फसल कपास है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि काली मिट्टी कपास में होता, कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं। लेकिन इसके अलावा गन्ना हो सकता है, गेहूं हो सकता है, ज्वार, सूरजमुखी फूल है जिससे तेल भी निकाला जाता है, चावल, मूंगफली। चावल कम होता है, लेकिन अगर सिंचाई की अच्छी साधन हो तो चावल की खेती होती है। अलसी, बाजरा, तिलहन की फसलें, यानी तिलहन मतलब तिल वाले फसलें होती है। खट्टे फल, सब्जियां और तंबाकू भी काली मिट्टी में होते हैं। लाल और पीली मिट्टी, जहां चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, मूंगफली, रागी, आलू, तिलहन, दलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर लाल और पीली मिट्टी में होते हैं। आम और संतरा जैसे खट्टे फल और सब्जियां भी खेती की जा सकती है अगर अच्छी सिंचाई की साधन हो तो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लेटेराइट मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं मानी जाती है, लेकिन कपास, चावल, गेहूं, दलहन, चाय, काफ़ी, रबड़, नारियल और काजू की खेती इस मिट्टी में होती है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि चावल कई जगह पे है, लेकिन चावल हो सकती है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, नारियल, काजू ये कहीं और नहीं है। इसका मतलब इस लेटेराइट मिट्टी की प्रमुख फसल यही है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा टेक्निक से याद करेंगे, क्योंकि आपको फुल नॉलेज देना है, इसलिए यहाँ पर मैंने जो जो मिट्टी में हो सकते हैं वो सारे आपको लिख के दिए। इस मिट्टी में आयरन की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसकी मिट्टी थोड़ा लाल रंग का दिखता है, और ज़्यादा हार्ड होने के कारण इस मिट्टी का जो उपयोग है ईंट बनाने के इस्तेमाल में भी आता है। आगे चलेंगे, आगे मिट्टी के बारे में। और भी मिट्टी में कौन कौन से फसल होते हैं, जैसे मरुस्थलीय मिट्टी में तो मोटे अनाज की कृषि होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन मोटे अनाज हैं जो मरुस्थलीय मिट्टी में होते हैं। वन में क्या क्या, तो चाय, मसाले, गेहूं, मक्का, जौ, काफ़ी, कुछ फल और गरम मसाले की खेती वन मृदा में, नहीं वन की मिट्टियों में की जाती है। पीट और दलदली मिट्टी, तो पीट और दलदली मिट्टी में पीट का मतलब चावल की खेती की जाती है, और दलदली में खेती नहीं बल्कि मैंग्रोव वनस्पति यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट दलदली मिट्टी में पाई जाती है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी में, जो लवणीय है उसमें गन्ना, चावल
की मिट्टी होती है और क्षारीय मिट्टी में नारियल की खेती की जा सकती है। तो ये फसल का नाम है जो मिट्टी के अनुसार है, जो भारत में पाई जाती है। आगे चलते हैं। भारत में पाए जाने वाली मिट्टी के रंग और पोषक तत्व, टेबल को आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मिट्टी के प्रकार है, फिर उसके रंग है, फिर इसमें रासायनिक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं और इसमें कौन कौन से रासायनिक तत्व नहीं पाए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जैसे जलोढ़ मिट्टी में इसके रंग कैसा होता है, तो हल्के धूसर यानी ग्रे कलर का होता है। पश्चिमी धूसर भी हो सकता है, हल्का ग्रे। इसमें चूना तथा पोटेशियम अधिक पाया जाता है। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये तीनों तो लगभग सब में कमी पाई जाती है, तो इसे लगभग याद रखिएगा। काली मिट्टी काला रंग का होता है। इसमें चूना, कैल्शियम, लोहा, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है और इसमें काली मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी में लोहे के अंश के कारण इसका रंग काला होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती है। जैव पदार्थ का मतलब ह्यूमस की कमी होती है। जैव पदार्थ से ही ह्यूमस बनता है। जैव पदार्थ अगर सड़ जाए, गल जाए तो ह्यूमस को तैयार करता है। तो जैव पदार्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब ह्यूमस ही लिखा हुआ है। लाल और पीली मिट्टी निश्चित रूप से लाल और पीला रंग का होगा। लाल और पीला रंग क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल है। पीला क्यों हो जाता है, तो मैंने अभी बताया कि अधिक बारिश होने के कारण जो है इसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो लोहा, एल्युमिनियम तथा चूना अधिक तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। सॉरी, यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया। लोहा, एल्युमिनियम तथा चूना इसमें पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब इसे ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेराइट मिट्टी में, तो लेटेराइट मिट्टी जो जंग लगा हुआ चीज अगर आप कोई देखे हैं तो उसका रंग कैसा होता है, वही लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है, बिल्कुल रेड कलर का, डीप रेड। अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो लौ ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और लौ ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी दोनों में लौ अयस्क के कारण ही इसका रंग लाल होता है। तो क्या नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल वही चीज़ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्व की कमी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी रेत के रंग का, घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। वन मृदा में कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ भी मिट्टी होती है। इसमें वन मृदा में हर जगह कंकड़ और पत्थर नहीं होते, जलोढ़ की मात्रा भी कहीं कहीं होती है। पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। आगे चलते हैं। पीट यानी इसे जैविक नाम भी है, जैविक भी बोलते हैं, और दलदली मिट्टी, इसमें जैविक इसलिए है क्योंकि जैविक तत्वों की मात्रा अधिक पाया जाता है, लेकिन लवण की मात्रा भी अधिक होती है। फास्फोरस, पोटास की मात्रा कम होती है। आप देख सकते हैं, अगर आप अलग अलग चीज़ों को लर्न करते तो ये अंतर आपको समझ में कम आता। अभी आपको एक दिमाग सेटअप हो चुका होगा कि क्या नहीं पाया जाता है, लगभग सब में सेम है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी, इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये मिट्टी अधिक क्षारीय होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी, अब हम अलग अलग मिट्टियों के बारे में, अलग अलग जो थोड़ा बहुत विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होती है, खादर और बांगर। खादर और बांगर किसे कहते हैं, तो खादर जो है वो नई जलोढ़ कहते हैं। जैसे नदियां जब है, नदियों में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ का जो क्षेत्र होता है तो उस क्षेत्र में नई तरह की मिट्टी आ जाती है, तो उसे हम खादर कहते हैं। तो
खादर जो है नदियों के द्वारा बाढ़ वाले क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लाई हुई नई मिट्टी को कहते हैं। लेकिन जब ये मिट्टी का विस्तार दूर तक चला जाता है तो नदियाँ का पानी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो फिर भी वहाँ पर मिट्टी हर एक साल जमा होते रहते हैं, खिसकते रहते हैं किसी भी कारण से, हवा से, पानी से। तो जब पुराने जलोढ़ हो जाते हैं जहाँ पर मिट्टी नदियों के द्वारा हर साल नहीं लाई जा सकती है, लेकिन वहाँ पर जलोढ़ का जमाव होता रहता है, इरोजन होता रहता है, तो उसे हम बांगर कहते हैं। तो नदियों के दूर में पाई जाती है। चलिए इसके बारे में अंतर समझते हैं। नदियों के पास में बाढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे नदी हर वर्ष नवीकरण कर दिया जाता है। नदियों के द्वारा हर वर्ष इसे नया कर दिया जाता है, क्योंकि नदियाँ आएगी बाढ़ क्षेत्रों में तो अपने साथ मिट्टी भी लेकर आएगी। तो हर साल इस क्षेत्रों में मिट्टियों का नवीकरण होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि उत्तर भारत के मैदान या असम में हर एक साल बाढ़ आते हैं, लेकिन लोग फिर भी वहाँ से विस्थापित नहीं होते हैं। बाढ़ खत्म होते ही फिर अपना घर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ जाने के बाद उनको एक बहुत अद्भुत चीज़ मिलता है, वो है नई जलोढ़ मिट्टी, जिसमें उनको खेती करने में, फल फ्रूट सब्जियां उगाने में बहुत ही आसान हो जाता है। इसे नई जलोढ़ भी कहते हैं और यह अधिक बहुत उपजाऊ होता है। बांगर किसे कहते हैं? तो नदियों से दूर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ है। जो जब खादर पुराना हो जाता है और वो खिसक कर दूर चला जाता है नदियों से, तो इसे बांगर कहा जाता है। ये बांगर नवीकरण नहीं होते, हर एक साल नदियाँ इसे नई नहीं बनाती, इसे इसलिए पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है। ये कम उपजाऊ होता है। कम उपजाऊ का मतलब उपजाऊ होता है पर खादर से कम होता है। यहाँ पर कम उपजाऊ का मतलब इसमें अनाज उपजाए नहीं जाते, ऐसी बात नहीं है, पर ये खादर से कम उपजाऊ होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि नई जलोढ़ किसे कहते हैं? तो खादर को कहते हैं। पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं? तो बांगर को कहते हैं। नदियों के जो बाढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी जलोढ़ है? तो खादर है। नदियों से दूर जो पाई जाती है कौन सी जलोढ़ है? तो बांगर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी में जल जल्दी नहीं सूखता है और इसके द्वारा अवशोषित जल अधिक दिनों तक बना रहता है, इसकी विशेषता है। काली मिट्टी सूखने पर बहुत कड़ी और भीगने पर तुरंत चिपचिपी हो जाती है। लाल मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में, पहला पश्चिमी तट पर, दूसरा उड़ीसा के तट पर, तीसरा शिलांग पठार पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि लेटेराइट मिट्टी कैसे बनता है। तो जहाँ पर 200 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, और ये 3 जगह पर मुख्यतः भारत में होता है। पहला पश्चिमी तट पर, दूसरा उड़ीसा के तट पर और तीसरा शिलांग पठार पर। इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा ईंट बनाने में काम आता है, क्योंकि ये सूखने पर बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है लेटेराइट मिट्टी का ईंट बनाने में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। इस मरुस्थलीय है जहाँ यानी निश्चित रूप से वर्षा कम वाले क्षेत्र हैं। तो शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। भारत के पश्चिम भाग में विस्तार अधिक शुष्क क्षेत्रों में इसका विस्तार, पश्चिमी भाग मतलब गुजरात, राजस्थान के भागों में इसका विस्तार होता है, क्योंकि ये क्षेत्र शुष्क क्षेत्रों में आते हैं। पर्वतीय मिट्टी, निश्चित रूप से पर्वत के पास पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ और पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके बागवानी कृषि होती है इसमें पर्वतीय मिट्टी में, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसे झूम की खेती कहते हैं। और झूम की खेती सबसे ज़्यादा भारत में नागालैंड में की जाती है। हिमालय के साथ साथ ये मिट्टी पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी ये मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ है तो पर्वतीय मिट्टी है।
इसमें याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में ही पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। इसे विकसित मृदा नहीं मानी जाती है। क्ले मिट्टी में कंकड़ और पत्थर भी अधिक पाए जाते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में है। निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। पीट एवं दलदली मिट्टी। तो पीट और दलदली मिट्टी कहाँ? जहाँ जल जमाव की सुविधा है, यानी जल जमाव जहाँ होता है वहीं पर पीट और दलदली मिट्टी होती है। तो अभी पीछे भी मैंने बताया था कि केरल तमिलनाडु के तट पर, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, इस तरह से पीट मिट्टी जो है वो थोड़ा ठीक भी होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है। चावल की खेती के लिए थोड़ा पीट उपयोगी है, पर दलदली मिट्टी नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट ही हो सकते हैं। तो पीट मिट्टी भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से होता है, जीवों को सड़ने से जो होता है, इससे ह्यूमस तैयार होता है और इस पीट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी हम पढ़ेंगे। क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर जल की निकास की सुविधा अधिक नहीं होती है। इसमें लवणीय और क्षारीय इसलिए है, इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, जिससे मिट्टी क्षारीय हो जाता है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्री तटीय मैदानों में अधिक होती है और अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में, यानी हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे पंजाब, हिमालय, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान। ये आपको डिस्कशन मैंने कर दिया था। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की कि आपको मिट्टी के बारे में, जो भारत की मिट्टियाँ हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकूं। ये जानकारी मैंने टेबलर फॉर्मेट में दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आने वाले दिनों में मैं और भी अलग अलग ज्योग्राफी के टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में इस पीपीटी का पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने नोट्स में इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जब तक आप पढ़ेंगे, कंपटीशन की एग्ज़ाम देंगे, तब तक ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। धन्यवाद।